तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है ट्राइबल डिकोज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो ये तीन चीज़ों को शो करना चाह रहा है आप लोग को, जिसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राइबल डिकोज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये ट्राइबल कौन है? तो एज सच देयर इज़ नो डेफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम लोग फिर भी एक क्राइटेरिया रख रखे हैं, जिसे जैसे कि जो मेन सोसाइटी से अलग हटकर आइसोलेशन में रहते थे, हिलीज एरिया वगैरह में रहते थे, सिविलाइजेशनली जो मेन स्ट्रीम का सिविलाइजेशन था उससे हटकर था, और दे वर नॉट हैविंग द बेटर एजुकेशन सिस्टम एंड इवन डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं। ये डिकूज कौन थे? तो डिकूज वर द आउटसाइडर्स, जिस तरीके से ज़मींदार थे जो बाहर आकर के उनके लैंड को कब्जा कर रहे थे और अंग्रेज़ों के कहने पे, जिसको वो लोग कंसिडर करते थे एज रावण। विजन ऑफ गोल्डन एज क्या है? ये है जिसको ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इस तरीके से हम इंडिया को दो एंगल से, अगर आप लॉजिकली देखिएगा तो वो कौन कौन से एंगल था, वो जो हमारे ट्राइबल्स थे उनके सिविलाइजेशन को, उनके वे ऑफ लिविंग को बैकवर्ड समझते थे, तो वो उनको अपने मशीनरीज के थ्रू चेंज करना चाहते थे। दैट इज़ वन एस्पेक्ट, दैट इज़ कल्चरल एस्पेक्ट। एंड अनदर इज़, जो एस्पेक्ट था वो उनका ये था कि हम इनसे भी कैसे इकोनॉमी जनरेशन कर ले, बिकॉज देयर वाज हैविंग अ सिंगल ऑब्जेक्टिव टू अर्न द मनी। तो वो मनी अर्न करने के लिए क्या सोचते थे? तो वो मनी अर्न करने के लिए ये सोच रहे थे कि किस तरीके से इनसे भी परमानेंट सेटलमेंट और अदर जो लैंड रेवेन्यू जनरेशन के प्रोसेस थे, जैसे ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी एंड महलवारी के जो लोकेशन में जो जहाँ पर जो ये ट्राइबल्स रहते थे, उनको भी उस रेवेन्यू प्रोसेस के अंदर ला करके और उनसे रेवेन्यू जनरेट कराया जाए। ये इनकी सोच थी। जिस तरीके से अगर आप देखिएगा तो पूरा सिस्टम को ये चीज़ करने में उन लोगों ने धाराशाही कर दिया था। और इसको हिस्टोरिकली टेक्सचुअली क्या कहते थे वो लोग? गोल्डन एरा फॉर इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियंस। उस समय डेमोक्रेसी तो था ही नहीं। ये लोग खैर दे वर ओनली हैविंग द डेमोक्रेसी इन देयर टेक्स्ट बट नॉट इन एक्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या स्टोरी है। इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। ये कहाँ का बात हो रहा है? तो मैंने आपको बताया है कि इन हिस्ट्री ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी। तो ये बात हो रही है झारखंड के, मॉडर्न डे ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर, 1895। हु इज़ दैट पर्सन? बिरसा मुंडा। अब ये आगे बढ़ते हैं। पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर। पीपल उनको कंसीडर करते थे एज गॉडली पर्सन। He could cure all diseases and multiply grains. Birsa himself declared that God had appointed him to save the people from trouble, free from the slavery of Diku's outsiders. Some thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. What this is? एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो सिविलाइजेशन है, इफ़ यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री, इन दिस सिविलाइजेशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेथ, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ हैविंग अ स्पेशल रोल सिविलाइजेशनली। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो पर्सनालिटी भी डेवलप हुए, उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर के साथ जोड़ करके देखा जा रहा था। जैसे अगर आप देखिएगा तो इवन इन द कंडीशन ऑफ महात्मा गांधी, उनको भी एक स्पिरिचुअल फिगर के रूप में भी कंसिडर किया जाता था। कोई भी पर्सनालिटी को वैसे उठा करके आप देख लीजिए, यू विल गेट द सेम थिंग। इन द सेम कंडीशन, इवन इन ट्राइबल ग्रुप्स, द पीपल वर कंसिडरिंग हिम
एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि बिरसा मुंडा को लोग भगवान की तरह कंसीडर करते थे। हमारा समाज जो है इस ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देती थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो फेथ है, विश्वास है, और भगवान का एक अलग से इम्पोर्टेंस माना जाता है हमारे सभ्यता में, जो कि आज भी है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया, सोसाइटी को एक लीडरशिप दिया, उन्हें सोसाइटी ने इस नज़रिए से भी देखा है। जैसे महात्मा गांधी भी उसमें वन एमंग देम थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इवन इफ़ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ APJ अब्दुल कलाम, तो उनका आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑल रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, मतलब कि इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। एंड ही हैज़ हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट एट ऑल। जैसे अगर आप देखे होंगे शिवानंद जो थे, उनको किस तरीके से ट्रैक पर लाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुंडा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडा of the Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but followers included in the tribal region Santhal and Oraon। ये किस कहाँ पर जन्म लेते हैं? तो छोटा नागपुर, खूंटी के करीब नज़दीक में। और ये किस ट्राइबल ग्रुप से आते हैं? तो मुंडा। और उस रीजन में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स रह रही थी स्पेशली? तो डैट वाज संथाल एंड ओरांस। All of them were having different ways. All of them in different ways were unhappy with the changes by their changes they were experiencing and problems they were facing under the British rule। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि everyone was dissatisfied। Why? Because the ruling of the Britishers were having some kind of डिफरेंट अप्रोच। और उनका अप्रोच क्या था? सिंगल रूप में। मैंने जो आपको बताने का अभी कोशिश किया कि कल्चरली भी वो लोग सोसाइटी को इन्फीरियर समझ करके पूरा उसका सिस्टम को तोड़ रहे थे। दूसरा, इवन उन पैसे कमाने के चक्कर में उनकी टोटली जो इंटरनल गवर्नेंस प्रोसेस था, उसको इनसे इकोनॉमी जनरेट कराने के लिए इनको एज ए लेबरर और भी बहुत सारी चीज़ों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस एरिया के जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे थे, दे वर अनहैप्पी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब क्या इन्होंने कोशिश किया इसको रिजॉल्व करने के लिए? हु वर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर्ड टू एज डिकूस एंड हाउ डिड दे इनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? How? These are some of the questions you will read about in this chapter। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। You will be able to understand all those things। You have read about the tribal societies last year। Most of the tribes had customs and rituals that were different from those laid down by Brahmins। ये कहना ये चाह रहा है कि जो ट्राइबल सोसाइटी था और मेनलैंड सोसाइटी था हमारा, जो समतल भूमि में था, that is having some kind of differences in their customs, rituals, etc। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी का जो प्रैक्टिसेस था वो डिफरेंट था। किन से? जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके रिचुअल्स, उनके कल्चर, उनके कस्टम्स। और जो मेनलैंड के लोग थे, उनकी जो रिचुअल कस्टम्स था वो डिफाइन किनके द्वारा हो रहा था? ब्राह्मण्स के द्वारा। दिस सोसाइटीज ऑल्सो हैड not these societies also did not have any sharp social division that were characteristics of caste societies। ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्लियर कट सोशल डिवीज़न था 4 जातियों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस टाइप का इनका क्लियर कट वैसा डिवीज़न नहीं था। All those
who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. That means the tribal group में जो था आइडिया ऑफ किनशिप जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था इन कंपैरिजन टू द कास्ट. आप इस बात को समझ गए होंगे. हाउएवर दे डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन द ट्राइब्स. ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं था, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर डिफरेंसेस था ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, ठीक वैसे ही इसका मतलब ये नहीं था कि उनके यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं था. दिस डिफरेंसेस वाज ऑल्सो देयर विद इन द ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो. आगे हम लोग मूव करते हैं. हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स, कि ट्राइबल ग्रुप कैसे रह रही थी. तो इन द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व्ड इन अ वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़. अब वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए झूम कल्टिवेटर्स का उठाया गया है. इफ़ यू विल सी दिस झूम कल्टिवेशन. अब ये झूम कल्टिवेशन क्या था, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. Clearly it's written, this was done in small patches of land, mostly in forest. ये मोस्टली कहाँ पर किया जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया में. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच ऑन द ग्राउंड. तो ये ट्री टॉप्स को क्यों काट रहे थे, ताकि वो ग्राउंड पे उसका सनलाइट जो है पहुँच सके. अब एक चीज़ ये भी देखिए बड़ा नोटिस करने वाली चीज़ है कि ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उस समय जहाँ पर ये रह रहे थे दोज प्लेसेस वर फुल विद द ट्रीज. आगे हम लोग मूव करते हैं. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ द सनलाइट टू रीच एट द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर फॉर इट्स कल्टिवेशन. तो ये देखिए स्टेपल फूड क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए उसको समतल बना करके कल्टिवेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. They sprayed the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. अब ये देखिए जो झूम कल्टिवेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंस है कि when they were burning all this, उनको एक और भी चीज़ हो रहा था कि वो जो राख होता था उसमें पोटास का कहीं ना कहीं कंटेंट मिलता था. तो उससे क्या होता था कि जब उसे छिड़क देते थे तो सॉइल की जो पोटास की फर्टिलिटी रहती थी वो बढ़ जाती थी. उन्होंने कट करने के लिए ट्रीज़ को और सॉइल को एग्रीकल्चर करने के लिए कहीं ना कहीं जो आपका आयरन एक्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे. क्यों, क्योंकि जो सॉइल है या मतलब कि पेड़ है तो डेफिनेटली कुछ टफ मटेरियल चाहिए उनको कट करने के लिए, तो इसलिए वो एक्स का इस्तेमाल करते थे. आगे हम लोग मूव करते हैं. तो दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लाइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स. वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड. ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि समवेयर दे वर that much logical with substantive living कि जब उनको ये लगता था कि जैसे जिस सीजन में फूड कम है तो उस समय में कल्टीवेशन कर लिए एंड समवेयर नेचर वाज आल्सो सपोर्टिंग. फिर दूसरा टाइम पीरियड आया इन द सेम एरिया तो कोई अगर पेड़ का प्रोडक्ट्स है तो उस पर डिपेंडेंट हो गए, फिर एनिमल पर डिपेंडेंट हो गए. डैट मीन्स दे वर हैविंग अ वेरी गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दे यूज़ टू मूव. इससे क्या होता था कि सॉइल को भी अपना फर्टिलिटी रेगेन करने में ईजी हो जाता था. तो ये चीज़ था. इस चीज़ को समझिए कि हाउ मच दे वर इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एंड एट द सेम टाइम इसी को बोलते हैं कि रीजनरेटिव समय देना, कि वो नेचर को रीजनरेट करने के लिए समय भी देते थे. वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव्ड टू अनदर फील्ड. A field that has been cultivated once was left fallow for several years. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India.
अब आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी जो ट्राइबल कंसंट्रेशन था डैट वाज नियर द हिली एरियाज, एंड विच वर दोज एरिया स्पेशली देन सेंट्रल इंडिया, दैट मीन्स द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्ट. Shifting cultivators were found in hilly tracts of northeast and central India. The lives of these tribals depend on free movement within the forest and being able to use the land and forest for growing their crops. That is only way they could practice the shifting cultivation. अभी यही एक वे था. अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि व्हाई ओनली दिस वे, व्हाई नॉट दे वर प्लानिंग टू. तो आपने देख लिया कि किस तरीके से महुआ, साल वगैरह का इम्पोर्टेंस है इन सारे चीज़ों में, और किस तरीके से खोंड्स पीपल आर वेरी मच सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस फ्लोरा एंड फौना. आगे हम लोग मूव करते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरीके से इनको ज़रूरत पड़ता है राइस का और अदर ग्रेन्स का. तो आगे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इस टेक्स्ट में कि जब इनको राइस का या अदर स्टेपल फूड्स का इम्पोर्टेंस पड़ता था तो दे यूज्ड टू एक्सचेंज गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस. At other times, they were bought goods with the small amounts of earning they had. अब ये अर्निंग कहाँ से, ये अर्निंग आपको उनको कहीं ना कहीं विलेज में जो एक्टिविटीज़ हो रहा था इन स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, जैसे यहाँ पर लिखा है कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रोड्स, while others labored in the fields of the peasants and farmers. अब ये कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमिकल ट्रेडिशनल सिस्टम था वो ब्रीच कर रहा है, टूट रहा है. When the supplies of the forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around the search for work as laborers. तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल समय भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी डेमोग्राफी में चेंजिंग हो रहा था, फॉरेस्ट वर बीइंग कट बाय द ब्रिटिशर्स, तो जो प्रोडक्शन होता था फॉरेस्ट का वो कहीं ना कहीं इनके जो अवेलेबिलिटी था उसको रीच नहीं कर पा रहा था, और ऐसे पार्टिकुलर सीजन्स आते होंगे जहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रहते थे वो कम हो जाते थे. इस कंडीशन में उनको लेबर करना पड़ जाता था. और इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि इन सर्च ऑफ द वर्क द लेबरर्स वर्क एज लेबरर, but many of them, like the Bagas of central India, were reluctant to do work for others. The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live on the forest products. It was below the dignity of Baga to become a laborer. मतलब कि वहाँ पर भी ऐसा नोशन था कि कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी थे जिनको फॉरेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अलावा दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम में इंडल्ज करना उनके लिए एक प्रेस्टाइज और उनके लिए अपना एक डिग्निटी का रोल था. तो वो कहीं ना कहीं अनडिग्निफाइड महसूस करते थे जब वो एज ए लेबरर, एज ए माइन वर्कर, एज ए मेन स्ट्रीम सोसाइटी वर्क में जाकर वर्क करते थे. तो वो उनको बुरा लगता था, उनके डिग्निटी के अगेंस्ट लगता था. ये ठीक वैसे ही है जिस तरीके से अपने मतलब कि यू कैन को रिलेट विद द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ मेन सोसाइटी. इसके साथ को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा आप. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी. मतलब कि कुछ वैसे भी उनको चीज़ों को ख़रीदना और बेचना पड़ता था जो उस लोकेलिटी में नहीं होता था. तो उनको कहाँ मूव करना पड़ता होगा, जो कॉमन मार्केट लगता होगा वहाँ पे. दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. और उनको कहाँ पर इंटरकनेक्ट करना पड़ रहा है, मनी लेंडर्स के पास एंड ट्रेडर्स के पास. ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल, दे एंड सोल्ड द
goods at a high prices. Money lenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding that what they earned. आप ये समझ रहे, मनी लेंडर और जो ट्रेडर्स थे उनको कहीं ना कहीं हाई रेट्स पे चीज़ों को दिया करते थे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द सैड पार्ट. खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं. बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई. आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके साथ गलत वो किया जाता था, बर्ताव किया जाता था इन दिस इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ देयर लाइफ. आगे मूव करते हैं हम लोग. सो द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन्ट डेप्ट एंड पॉवर्टी. यह क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन दे वर इंटरैक्टिंग विद दीज पीपल्स they were being trapped in the chain of this debt and poverty. They therefore come to see the money lenders and traders as evil outsider and the cause of their miseries. इसीलिए वो जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे उनको एक राक्षस के रूप में, आउटसाइडर्स के रूप में देखते थे. अब हम लोग आगे मूव करते हैं. सम हार्डेड एनिमल्स. ये कौन कौन से एनिमल ये लोग रखते थे? तो देखिए यहाँ पर भी जियोग्राफी विल इंडिकेट यू कि किस कहाँ के जो ट्राइब्स है वो किस टाइप के एनिमल्स रख रहे होंगे. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड इन द हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. दे वर पैस्टोरलिस्ट्स मूव्ड फ्रॉम देयर herds of cattle and sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. One Gujars in Punjab hills. अब देखिए ये कैटल रख रहे हैं तो कैटल को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. घासेस कहाँ पर उस तरीके से होगा जहाँ पर समतल भूमि थोड़ी होगी. तो और बकरे वगैरह कौन रखेंगे? जो थोड़ा हिली एरिया में रहे, क्योंकि बकरे वगैरह जो है हिली एरिया में ज़्यादा अच्छी तरीके से सस्टेन कर जाती है. जो बड़े बड़े एनिमल है जिस तरीके से गाय भैंस हो गया बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होता है हिली एरिया और टेरेरियन में चलने में, एग्जिस्ट करने में. तो देखिए इसी तरीके से इसमें पेस्ट्रल जो ट्राइबल ग्रुप है उनको चर्चा कर रहा है. द वन गुजर्स पंजाब हिल्स. कहाँ रख रहे हैं? पंजाब हिल्स में. लबादीस कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में. याद रखिएगा कैटल हर्डर्स हैं. ये लबादीस के बारे में यूपीएससी में प्रीलिम्स में आ चुका है. गडीज ऑफ कुलूस वर सेफर्ड. ये गडीज के बारे में भी आ चुका है बिहार पीसीएस में. बकरवाल्स एंड कास्ट में रेयर्ड द गोट्स. ये किसको? गोट्स को. और इधर किसको? कैटल्स को. ये हर्डर के रूप में. गडीज किसके रूप में? सेफर्ड के रूप में. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बिकॉज दिस विल गिव यू द आइडिया इन मेकिंग थिंग्स वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड इन दिस सेंस कि इवन देयर वाज डाइवर्सिटी इन द इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड हर्डिंग एनिमल रियरिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी ऑफ द पार्टिकुलर एरिया. हम लोग आगे मूव करते हैं. यू हैव टू रीड दिस बाय योर ओन सेल्फ. आप इसे खुद से पढ़िएगा. अ टाइम टू हंट, a time to sow, a time to move to a new field. This is one of the best way they have described. अगर आप इसको जब पढ़िएगा तो वरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. बैगाज और खोंड के ऊपर इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन और रिसर्च है. इसमें इन्होंने ट्राई टू शो करने का कोशिश किया है कि किस तरीके से द कम्बिनेशन था होल ईयर का, जिसमें हंट, सोइंग एंड डिपेंडेंस ऑन जो फूड प्रोडक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स था, वो उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में होल ईयर का दर्शाने का कोशिश किए हैं. इसलिए वन ऑफ द वेरी गुड आइडिया टू नो अबाउट द ईयरली प्रैक्टिसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड हेयर. आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. और ये कहाँ पर अभी अवेलेबल है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी में खोन्स के बारे में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं मेंस आंसर में. अभी बेवार. बेवार क्या था? तो बेवार एक्चुअली सेम झूम कल्टीवेशन था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसको मध्य भारत में, डैट मीन्स मध्य प्रदेश के में इस्तेमाल किया जाता था. सेम को द नॉमिन कल्चर इज़ डिफरेंट, नाम बस अलग है. सम टुक द सेटल्ड कल्टीवेशन, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन. अब ये क्यों लिए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, वी विल सी एंड अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ their economic practices were changing. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in once a year
after year. Instead of moving from place to place, they began to use the plow, gradually got rights over their land they lived. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यूजुअली दे प्लॉ, किस चीज़ का? लोहे का। क्यों? क्योंकि ये लोग जिस एरिया में रह रहे थे, दिस एरिया वर समवेयर वेरी मच रिच इन द मेटलर्जिकल और मेटल्स, क्योंकि झारखंड उड़ीसा इनमें मेटल बहुत ज़्यादा है. दे गॉट द आइडिया टू मेक द टूल्स और बाई इट फ्रॉम द लोकल मार्केट. अब उससे ये क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट को कट डाउन करके और अपना उस तरीके से लैंड बना रहे थे जहाँ पर सब्सिस्टेंस इनका फार्मिंग हो सके. तो ये छोटा नागपुर के एरिया में, मुंडा वगैरह के एरिया में आपको देखने को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि वो देवर इन वेरी मच टच विद द मगध एरिया. अगर आप देखेंगे तो बिहार का जो जोग्राफिकल डिवीज़न है, तो झारखंड एंड बिहार, नॉर्थ बिहार में आपको कोई चीज़ वैसा मिनरल्स का नहीं मिलेगा. साउथ बिहार में आपको टोटली सारे के सारे जो है वो ट्राइबल बेल्ट्स एंड एट द सेम टाइम मिनरल बेल्ट मिलेगा. तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन की वजह से दे गॉट द आइडिया, और वो भी एक सेटल्ड लाइफ जीना चाह रहे थे. तो दिस वाज द डेवलपमेंट. आगे मूव कर. ये जो मुंडा लोग हैं ये किस एरिया में रह रहे हैं? छोटा नागपुर एरिया में. एंड समवेयर, अब देखिए, जब वो लैंड को, वो फॉरेस्ट एरिया को कट करके एक एग्रीकल्चरेबल लैंड के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो समवेयर देयर लैंड राइट इज ऑल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय हुम? नॉट अबाउट दिस ब्रिटिशर्स. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो चाल चला है वो आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दे हैव क्लेवरली यूज्ड देम. मतलब कि उनके अपने जो व्यवस्था था उसमें, एंड एट द सेम टाइम जो मेन लैंड्स के लोग थे वो कहीं ना कहीं इनको रिकॉग्नाइज करने लगे थे. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लान्स वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स. वो एक दूसरे के पूर्वज, और सेम जिस तरीके से आपने पढ़ा कि द आइडिया ऑफ किनशिप वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एमंग देम, तो वो सेम पूर्वज के, जैसे आप हिंदू समाज में देखे होंगे कि लोग कहते हैं गोतिया इन लोकल टर्म, इन द सेम वे वो अपना सेम ब्लड सेट का समझते थे. आगे मूव करते हैं. डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड बिफोर, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड. इसलिए सभी का लैंड. अब हम लोग जब आगे मूव कर रहे हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लान were regarded as the descendants of the original settlers who had first cleared the land. तो ये जो पहले लैंड क्लियर किया है उसी का अपना डिसेंडेंट्स के रूप में कनेक्ट करते थे अपनी आइडेंटिटी को. देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड द राइट्स ऑन द लैंड. कलेक्टिव राइट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं. वेरी ऑफन some people within the clan acquired more power than the others. Some become chiefs and other the followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating themselves. ये क्या दर्शा रहा है? ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि they were also having the idea of governance. The governance. अब इसमें जो पावरफुल रहता था वो एक छोटा सा रूलिंग लीडर के रूप में बन जाता था, जो दूसरे को अपने लैंड्स को दे देता था टेनेंसी करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, और वो लिटिल बिट किंगशिप को एंजॉय करता था. एंड देवर, इस तरीके से उनके पास भी एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉजिस्टिक का. आगे बढ़ते हैं. द ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल्ड ग्रुप्स लाइक गोन्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर एंड गदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. अब यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से वरियन वगैरह का रिसर्च था, एंड a lot many anthropologists were there at that time in India. बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना रिसर्च कर रहे थे इंडिया में आकर के ट्राइबल ग्रुप्स पर. तो उन्होंने ये चीज़ को आइडेंटिफाई किया कहीं ना कहीं कि जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स था वो कहीं ना कहीं मोर सिविलाइज्ड इनके सेंस से, और मोर यू कैन से कि रिफ्लेक्टिव थे in comparison to these people, those who were not having the
idea of permanent agricultural system और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्टेड द ट्राइबल लाइफ्स। ये चीज़ आपको समझ में आपको क्लियर करेगा कि किस तरीके से अंग्रेज वर इन्वॉल्व इन दिस, किस तरीके से वो लोग अपना पॉलिसी को बनाते थे और तंग करते थे इन लोगों को। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स चेंज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। वो चेंजेस क्या थे हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो वो चेंजेस ये है, व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चिफ्स। अभी हमने देखा कि किस तरीके से उनके भी सोसाइटी में कस्टमरी प्रैक्टिसेस था एंड दे वर ऑल्सो हैविंग सम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये लोग क्या किए, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज ट्राइबल चिफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। जो उनके एरिया में सरदार हुआ करते थे वो उनके सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट पीपल थे। दे एंजॉयड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड द राइट्स टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द टेरिटरीज। तो वो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको कुछ जो पोजीशन का पावर था उसको एंजॉय करते थे। उसमें इकोनॉमिक राइट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था और इकोनॉमिक पावर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। In some places they had their own police decided on the local rulers of the land and forest management। उनके पास सुरक्षा के लिए अपनी पुलिस सिस्टम भी थी जो फॉरेस्ट और लैंड को मैनेज करती थी। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कॉन्सिडरेबली। अब ये जब ब्रिटिश रूल आया तो इनके रूल इंक्रोच करने लगे उनके रूल सिस्टम को। अब वो किस तरीके से दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। अब जब ब्रिटिशर्स अपना पॉलिसी को वहाँ पर लगाना शुरू किए, इम्पोज करना शुरू किए, तो डेफिनेटली जो इनके पॉलिसीज और राइट्स थे उनका हनन होने लगा। और इस तरीके से उनके जो किंगशिप एंड सिस्टम था पूरे को ब्रिटिश पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और इफेक्ट करती है। दे ऑल्सो हैड टू पे द ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। अब ये उनके मतलब कि जो सोशल प्रैक्टिसेस था, आइडिया ऑफ लिविंग था, उनको भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के रूप में और ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल द ट्रेडिशनल फंक्शन। कहीं ना कहीं उनका जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम था उसको ब्रिटिशर्स पॉलिसी ने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और ब्रिटिश पॉलिसी अपना इम्पोज कर दिया। फॉर व्हाट, तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू अर्न मनी, तो वो इकोनॉमिक जनरेशन के लिए ऐसा कर रहे थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स का क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट फिक्स्ड होम। ये किस लिए वो अनकम्फर्टेबल उनसे करते थे, इसका सबसे प्रायर रीज़न ये था कि घूमने से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। सो इट वॉज वेरी मच टफ टू कलेक्ट द रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू कैसे उनसे कलेक्ट कर सकते, इसलिए ये उनसे अनकम्फर्टेबल थे। दोज हु वर हैविंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, पेस्टोलाइज जीवन जीते थे। दे वांटेड द ट्राइबल्स ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। ये पीजेंट कल्टिवेटर्स किस लिए बनाना चाह रहे थे, ताकि यहाँ से इकोनॉमी जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always to move। और ये easy थे कंट्रोल करने के लिए because the police can easily identify them और वो जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से गवर्न कर सकते थे। The British also wanted a regular revenue source। देखिए आ गया ना, the British also wanted a regular revenue source for the state। They introduced land settlement। They measured the land, defined the rights of each individual to the land and fixed the revenue demands for the state। Some peasants were declared landowners, others tenants। आपको जिस तरीके से ऑलरेडी बता दिया गया है कि लैंड ओनर्स कुछ ऐसे थे जो दूसरे को खेत में जाकर के काम करते थे। एज यू आर सीन इन द पिक्चर 2। आपने चैप्टर 2 के में ऑलरेडी फिगर में देखा है।
आगे मूव करते हैं. द टेनेंट्स वर टू पे द रेंट टू द लैंड ओनर्स हु इन टर्न पेड द रेवेन्यू टू द स्टेट. मतलब कि अगर मान लीजिए आपका लैंड है, आपको उस पर मालिकाना हक है, आपने किसी और को दे दिया कि आप बटैया तिहैया जो भी है उस पर कि आप खेती करके दीजिए. तो वो खेती करते थे और जिनको आपने हायर कर रखा था टेनेंट के रूप में कि बटैया पर दे रखे, तो उनको कुछ हिस्सा आपने दे दिया, मेन हिस्सा आप रख लिए और फिर आप टैक्स के रूप में आप स्टेट को दे रहे हैं. तो इस रूप से चीज़ जो था डिवाइडेड था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेवेन्यू टैक्सेशन. आगे हम लोग मूव करते हैं. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों? इसके पीछे कारण था. कारण क्या था कि दीज पीपल, ट्राइबल ग्रुप्स, वर मच अवेयर्ड अबाउट द लोकल जियोग्राफिकल रीजन एट द सेम टाइम क्लाइमेट and situation with their potential, but Britishers were not that much worried. They were having the single agenda to earn the money. इसमें वो इस टाइप से एक्टिविटीज़ कराने रखते हैं, कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट जा करके ये काम करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनके इवन ट्राइबल सोसाइटी के साथ ये मैच नहीं कर रहा था. तो उस तरीके से बेनिफिट नहीं हुआ जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि इनको सेटल्ड पीजेंट्स एग्रीकल्चरलिस्ट के रूप में चेंज कर दीजिए और परमानेंट रहने के बाद इनसे रेवेन्यू जनरेशन लीजिए और जैसे चाहिए तैसे एडमिनिस्टर कीजिए. डैट डिड नॉट बिकम डैट मच सक्सेसफुल. सेटल्ड प्लॉट कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन द एरियाज वेयर वाटर इज स्कैर्स एंड सोइल इज ड्राई. ये और भी चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया. एक और रीजन, ये रीजन क्या जियोग्राफिकल बता रहे हैं कि जो कल्टिवेशन था डैट वाज नॉट ईजी. क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये लोग रह रहे थे उस रीजन में वाटर स्कार्सिटी था कहीं ना कहीं और सॉइल वाज ड्राई. तो जब वाटर स्कार्सिटी है और सॉइल एंड ड्राई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मानसून के सीजन में वो कर सकते हैं, क्रॉप, मानसूनल क्रॉप ही डेवलप कर सकते हैं, डैट इज़ राइस. उसके अलावा आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उस समय उतनी रेनफेड वगैरह कल्टीवेशन का उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी नेचर से इतने लिंक्ड थे कि दे वर नोइंग कि किस सीजन में क्या कौन सा प्लांट क्या प्रोडक्ट देने जा रही है. तो वो इस तरीके से प्लांट वे में नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लॉ कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स. और वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे. क्यों? क्योंकि झूम कल्टिवेशन को जब ये कन्वर्ट कर दिए थे, झूम कल्टिवेटर्स हु टुक कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, उनको प्रोड्यूस जो है, उनका जो प्रोडक्शन जो है इन रिटर्न जो है अकॉर्डिंग टू द लेबर वो सफिशिएंट नहीं आ रहा था. आगे हम लोग बढ़ते हैं. सो द झूम कल्टिवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग दियर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. अब नॉर्थ ईस्ट वाले जो थे वो क्या कर रहे हैं कि अपना कहीं ना कहीं दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द Britishers ki let them work with their own strategy and traditional practice. Facing the widespread protest, the Britishers had ultimately allowed them the right to carry and shifting cultivation in some parts of the forest. तो इसके लिए जाकर के ये भी है कि जो ट्राइबल ग्रुप थी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी कर रहा था. और इस चीज़ को आप याद रखिएगा, व्हेन ट्राइबल मूवमेंट का आप अगर आंसर लिखिएगा तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो आप इसे ज़रूर नहीं छोड़िएगा. फॉर मेंस दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड इम्पैक्ट. इस स्लीपर का मतलब क्या होता है? द हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड्स ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड. आपने देखा होगा स्लीपर्स बिछाए हुए रहते हैं. आगे हम लोग बढ़ते हैं. द लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल्स ग्रुप्स एज यू हैव सीन was directly connected to the forest. कहाँ से कनेक्टेड है? फॉरेस्ट से डायरेक्टली. सो द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ हैड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल्स लाइफ. जब फॉरेस्ट लॉ लेकर के आए ब्रिटिशर्स तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट उनका सब चीज़ था. तो वो लॉज जो है इफ़ेक्ट कर रहा था ट्राइबल्स के लाइफ्स को, इकोनॉमिक लाइफ से लेकर के सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग. बिकॉज जो फॉरेस्ट था वो उनके सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ से ही नहीं, कल्चरल, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, लाइवलीहुड, मतलब कि वो सेंटर था,
ह्यूमन बीइंग का, ट्राइबल ह्यूमन बीइंग का वो सेंटर था फॉरेस्ट। एंड व्हेन दे ब्रॉट द चेंजेस, दैट मीन्स उनके आप होल आइडिया ऑफ लिविंग में चेंजेस ला रहे हैं। तो आप इस बात को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल्स ओवर ऑल द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। अब ये क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका कलेक्टिव प्रॉपर्टी हुआ करता था किनशिप का एंड एट द सेम टाइम डिसेंडेंट्स का, अब ये क्या कर रहे हैं, द ब्रिटिशर्स चेंज दोज फॉरेस्ट इनटू द स्टेट प्रॉपर्टी, राज्य की प्रॉपर्टी में घोषित कर दिया। अब सोचिए कितना बड़ा ब्लो टू देयर राइट्स है, आपने उनका सब चीज़ छीन लिया। डैट मीन्स यू आर सेइंग डैट कि स्टेट को माई बाप बना दिया एंड दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ राइट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम ऑफ द फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर विच ब्रिटिशर्स वांटेड। ये टिम्बर किस लिए चाहिए था इनको, रेलवेज डेवलपमेंट कर रहे थे, शिप बिल्डिंग बना रहे थे। आप एक और भी चीज़ देखे होंगे कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे अलग अलग एरियाज़ में, लुटियंस डेवलपमेंट एंड ऑल, सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहे थे, अपने रहने के लिए डेवलपमेंट कर रहे थे। तो दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस वुड, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए। फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर which the Britishers wanted. In the forest people, in these forest people were not allowed to move freely, practice झूम cultivation, collect fruits and hunt animals. इन एरियाज में उनको अलाउ बंद कर दिया गया, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट कि ये जनरेशन से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले से उन फॉरेस्ट एरिया के साथ रह रहे हैं एंड दे वर हैविंग द वेरी गुड नॉलेज सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। बट दिस पीपल उनको हटा देते हैं उस चीज़ से। हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अभी झूम कल्टिवेशन ऐसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करता है, लेट्स सी। मैनी एरियाज, मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। जब ऐसा चीज़ होने लगा तो समवेयर द ब्लॉट वर ऑन द लिविंग पैटर्न एंड सिस्टम ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप्स, तो वो लोग क्या किए, मूव आउट करने लगे। जब मूव आउट करनेंगे तो जिंदा तो रहना है, सो दे नीड सम काइंड ऑफ फूड, और वो फूड के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, उसके लिए वर्क करना है। देन दे स्टार्टेड मूविंग। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड द प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर वुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट द ट्रीज एंड रेलवे स्लीपर्स टू ट्रांसपोर्ट द लोग्स। अब देखिए कितना क्लेवरली उनको अब तंग भी किया जा रहा है। दे वर नॉट अलाउड टू स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट। सोचिए उनके घर से बेदखल कर दिया जा रहा है कि किस टाइप का अत्याचार ट्राइबल्स पे किए थे। एंड इवन दिस पीपल वर नॉट हैविंग द मास लीडर्स एज इन कंपेरिजन टू द मेनलैंड इंडियंस। तो वी शुड थिंक डैट कि इस टाइप का अत्याचार नहीं होना चाहिए। विजडम ट्री आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप गांधी के टैलिस्मैन और अपनी इंसानियत ज़रूर जिंदा रखिएगा वंस यू विल गो टू द जॉब, बिकॉज वी आर सीइंग दैट द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हैव डिस्ट्रक्टेड रिजल्ट्स एंड समवेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग। जैसे मैं ये इस तरफ इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि अभी पूरा का पूरा यूरोप एंड यूएसए is indulged in fighting, but at the same time Indian civilization is still giving them the idea of peace and non-violence. हम लोग उनको सत्य और अहिंसा पर चलने के लिए कह रहे हैं। उनके वेस्टर्न एजुकेशन को हमारे कुछ एजुकेशन सिस्टम में इम्बाइब किया गया है, जिसकी वजह से जैसे देख रहे हैं कि ऑल्दो ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन हम कहते हैं कि द मोस्ट सिविलाइज्ड वेस्टर्न, बट मोस्ट डिस्ट्रक्टेड रिजल्ट ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम इज वेस्ट। आप देखिए यूक्रेन वार स्टिल गोइंग ऑन, इज़राइल वार स्टिल गोइंग ऑन। आप उधर यूरोप में चले जाइए, राइट विंग लड़ रहा है, पूरा मर रहा है सब। अमेरिका चले जाइए, कौन कब किसको शूट कर देगा कोई नहीं जानता। तो वी आर वेरी मच हैप्पी दैट व्हाट काइंड ऑफ नेशन आवर फोर फादर्स हैव गिवन टू अस। हमारे पूर्वजों ने हमें कितना अच्छा देश दिया है, कितना अच्छा कल्चर दिया है। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि हम उस सभ्यता को बचा के रखें, और वो सभ्यता को बचाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन काम नहीं आएगा, ये हमारा भारत का ही शिक्षा काम आएगा।
शिक्षा का अर्थ होता है सक्षम बनाना। सक्षम किस सेंस में? इंसानियत में भी और एट द सेम टाइम अदर्स में भी सेवा करना। सेवा का मतलब क्या होता है? स्वयं का वहन करना। जब आप स्वयं की वहन करेंगे तो दूसरे की भी वहन हो जाएगी। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि देखिए आप किस टाइप का एट्रोसिटीज दिस ब्रिटिशर्स आर डूइंग विद आवर ट्राइबल पीपल। दिस शुड नॉट हैपन। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर जो इंसान गरीब है, नहीं समझता है, ही इज़ नॉट हैविंग दैट IQ, ही इज़ नॉट एजुकेटेड, तो आप उसे पॉलिसीज और नियम के तहत इस तरीके से तंग ना करें कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाए। दिस ब्रिटिशर्स वर नॉट हैविंग द ह्यूमैनिटी एट ऑल। ये पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। आगे हम लोग मूव करते हैं। Colonial officials came up with solution. They decided that they would give Jhum cultivators a small patch of lands and forests and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and after the forests look after the forest. So in many regions, forest department established forest village to ensure the regular supply of cheap labor. ये क्या कहना चाह रहा है? उनका हर चीज़ था ट्राइबल ग्रुप्स का, ये उनका मोरल रियलिटी था, ये उनका सब्सटेंसिव रियलिटी था, राइट्स था। बट व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, ये लोग ये कर रहे हैं कि इनके इकोनॉमिक, सोशल और जो मेन प्रोसेस ऑफ लाइफ है उनमें इंडल्ज होते हैं और अपनी फ़ायदा के लिए। अपनी फ़ायदा क्या? अब ये खुद से फॉरेस्ट वगैरह का वो नहीं कर सकते थे, इवन मेनलैंड इंडियंस को भी खोजते तो दे नीड द लेबर। अब ऑलरेडी लेबर यहाँ पर अवेलेबल था, उन्हीं के ऊपर पॉलिसी इम्पोज करके उन्हीं से काम करा रहे हैं और उनके राइट्स को भी छीना जा रहा है। देखिए किस टाइप का ये मतलब कि एट्रोसिटीज़ है। दिस इज़ मतलब कि इससे दिल दहक जाएगा। many tribal groups reacted against the colonial forest laws. अब जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने रिएक्ट किया। They disobeyed the new rules, continued with the practice that they declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such revolt of Songram Sangama in 1906 in Assam and the forest satyagraha in 1930s in the central provinces. ये दो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोनोग्राम संगमा कहाँ हो रहा है? 1906 में। कहाँ हो रहा है? असम में। फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में, वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन सेंट्रल प्रोविंसेस, डैट मीन्स मध्य प्रदेश। आगे हम लोग मूव करते हैं। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy the forest produce, offer cash loans, and asking them to work for wages. It took the tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. अब इनको एक लेबर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कौन कर रहे थे? मेनलैंड इंडियंस, जो बाद में डिकूज का फॉर्मेशन लेते हैं। And who were those important professionals? Two important professionals from us who were doing atrocities over the tribals. हम लोगों के बीच से कुछ ऐसे लोग थे, स्पेशली ट्रेडर्स एंड जो मनी लेंड करते थे, वो इनको लेबर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते। एंड दिस इज हार्टनिंग फॉर। आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर the case of silk growers in the 18th century. Indian silk was demanded in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. As the market expanded, the East India Company officials tried to encourage the silk production to meet the growing demand. हमारे यहाँ का सिल्क जो था बहुत ज़्यादा फेमस था। Try to understand this. और इसको सिल्क प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ज़्यादा जो हाथ था वो ट्राइबल्स का था। क्यों? क्योंकि जब आप रीजन देखेंगे तो कुकुन्स झारखंड का एरिया था, इसीलिए आप देखे होंगे कि 1924 में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लैक जो है वो कहाँ बनाया जाता है? लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रांची में। आप भागलपुर वगैरह की जो एरिया देखिए वो सब कहाँ था? ट्राइबल बेल्ट्स था।
रांची से लेकर के भागलपुर, ये टोटली ट्राइबल एरिया है, इवन इन साउथ अगर आप देखेंगे तो। अब इनको सिल्क प्रोडक्शन का, अब सिल्क का डिमांड जब मार्केट में वहाँ पर यूरोपियन मार्केट में बढ़ रहा है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फोर्सिंग टू प्रोड्यूस मोर सिल्क प्रोड्यूस। तो किसको फोर्स करेंगे? डेफिनेटली दोज हु आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट। हु आर दोज स्टेइंग? ट्राइबल्स। तो किस टाइप का एट्रैसिटी से हुआ? उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे देश के ट्राइबल लोगों को ये उस समय बलि का बकरा चढ़ा रहे थे। और इन रिटर्न व्हाट आवर ट्राइबल ग्रुप वर गेटिंग? नथिंग, बट एट द सेम टाइम दे वर बिकमिंग अ ट्रैप। आगे मूव करते हैं। हजारीबाग, द प्रेजेंट डे झारखंड, was an area where संथाल्स reared cocoons। देखिए आ गया ना संथाल एरिया, जहाँ पर संथाल एरिया ये कहाँ था? रांची वाला एरिया था, रांची हजारीबाग। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि रांची में देखिए वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी 1924 में खोलते हैं, 1930 में इधर सत्याग्रह होता है, और इधर 1905 में आप देख रहे हैं कि बाहर समस्तीपुर पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, ICAR। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का हनन बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर काइंड ऑफ राइट्स का, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एक्सेट्रा। द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट in their agents who gave loan to the tribal people and collected the cocoons। और इनसे कितने रुपीस पर कुकुन्स खरीदा जाता था? 3 रुपये और 4 रुपये पर। इसको बेचा कितना जाता था? 10-12 गुना ज़्यादा रुपया पर। ये कौन काम कर रहा था? मिडल मैन। इसीलिए कहीं ना कहीं जो ट्राइबल ग्रुप्स था अपना था, वो ट्रेडर्स को मेन एनिमीज समझता था। अंडरस्टैंडेबली many tribal groups saw the market and the traders as their main army, क्योंकि जो इनका इनपुट था लेबर का, समय का, that was much more than 4 rupees and 3 rupees, but these traders were earning in middleman, और ये इनसे 10-12 गुना ज़्यादा रुपया कमाते थे। और इस चीज़ का एहसास होने के बाद जो है वो ट्रेडर्स को अपना मेन आर्मी समझने लगे थे। और ये डेफिनेटली है भी वैसा, डेफिनेटली ये समझ में आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि द कोल माइनर्स इन बिहार, 1948 में कोल माइनर्स का एक वो दिखाया है कि 50% जो झरिया और रानीगंज वाला एरिया है उसमें कौन माइनिंग करने लगा था? तो ट्राइबल्स। ये क्या दिखा रहा है? समवेयर द शिफ्ट इन दियर प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि आप उनके जो जंगल थे, ज़मीन थे, वो छीन लिए थे। इसीलिए एक ट्राइबल वे जंगल देहब नहीं, ज़मीन देहब नहीं करके एक ट्राइबल सॉन्ग भी है, दो that indicates the tribal rights and their suffocation in such kind of environment। हम लोग आगे मूव करते हैं तो कि अब ये चीज़ हमेशा याद रखिए, माइनिंग और ये सब सारी एक्टिविटीज़ कब हो रहा है इनके इकोनॉमिक? 1790 के बाद, अर्ली 18th सेंचुरी में ये सारे काम ये लोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पर करते हैं टू फुलफिल दियर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस एंड ऑल। तो माइनिंग एक्टिविटीज़, प्लांटेशन एक्सेट्रा, और उसमें किसको इंडल्ज कर रहे हैं? ट्राइबल पीपल को, इन द सर्च ऑफ वर्क। अब क्या किधर जा रहे हैं ये? तो द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ द वर्क वाज ऑफन वर्स। और ये कौन सा एरिया में आप जा रहे हैं? तो माइंस में। कहाँ? तो वो अपने ही एरिया के साइड में, कोल माइंस, टी प्लांटेशन, कोल माइंस ऑफ झारखंड। तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो स्पेशलिटी। अब ये एरिया कौन है? आसाम एरिया। तो आप आज भी देखे होंगे कि बहुत सारे संथाल्स एंड ओरांस और हो, ये सब जनजाति जो बेचारे थे आसाम के प्लांटेशन एरिया में चले गए थे। एंड दूसरा कोल माइंस, जिस तरीके से अभी आपको फैक्ट मिला कि इन 1948 50% ऑफ द कोल माइनर्स वर्कर्स वर बेचारा ट्राइबल्स। तो वो क्योंकि इनके सिस्टम को तोड़ दिया गया था, सारे इकोनॉमिक सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया था। हम लोग आगे मूव करते हैं। अ क्लोजर लुक थ्रू द 19th and 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबेल्ड। अभी ये कब ये कर रहे हैं? 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, मतलब 1900 और 1800 के बीच यू विल फाइंड ए लॉट मैनी रिवोल्ट्स। अब ये कौन कौन से रिवोल्ट है और कौन कौन मेन एक्सप्लॉइटर हैं? मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। कहाँ हो रहा है? कोल्स का रिबेलियन कब हो रहा है? 1831-32 में। संथाल 1855 में। बस्तर रिबेलियन कब हो रहा है सेंट्रल इंडिया में? 1910 में। और 1930 में आपको ये बात पता ही चला था, फॉरेस्ट सत्याग्रह। 1940 में महाराष्ट्र में ये मूवमेंट्स हुआ। द बिरसा लेड वन सच मूवमेंट
बिरसा मूवमेंट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये आप बिरसा के बारे में खुद पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज सिस्टम डेवलप हो। सम वर्क शुड बी डन बाय यू ऑल्सो। जिस तरीके से मैंने बताया था, आप कोशिश ये कीजिएगा कि किस तरीके से बिरसा की पर्सनालिटी हेल्प करती है ए रेबेलियन को जनरेट करने में और मास लीडर बनने में, और कितना ज़्यादा किस तरीके से ये दर्शाता है कि इवन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पर्सनालिटीज़ इन इंडियन इंडिपेंडेंस has played a vital role, or at the same time how they have supported others movement like 1857 and 1920, 1930, 1940 गांधीयन फेज में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इनकी इम्पॉर्टेंस इन आवर हिस्ट्री शुड बी प्रेज्ड। तो इस IQ को पढ़ने वक्त आप कोशिश करें कि मिलान कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग this wisdom tree. Again I am repeating the objective of the wisdom tree, that याद रखिएगा, your potential is everything, and remember one thing, that whatever the potential you have been provided by the God is unique और उसका कोई मैच नहीं है। So you try to focus on the process of the examination, and at the same time what NCERT is having the objective, NCERT आपके अंदर क्या डेवलप करना चाह रहा है, इसको आप डेवलप कीजिए खुद के अंदर, और अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस के साथ इसका मिलान करके ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, और आप उस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हों, ये हमारी उम्मीद है। और मैं आज कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए आपके बताएं कि उसका रेफरेंस क्या होना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चंस आता है। थैंक